नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे 12वीं के रिजल्ट की। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन इस बार रिजल्ट ने टेंशन थोड़ी और बढ़ा दी है। क्या है वो टेंशन? दरअसल इस बार नंबरों के ग्राफ में गिरावट आई है। टॉप स्कोरर्स भी कम हुए हैं और कंपार्टमेंट के नंबर्स काफ़ी बढ़ गए हैं। इस साल पास परसेंट गिरकर 85.2% पर आ गया है। ये पास परसेंट पिछले 7 साल का सबसे कमजोर प्रदर्शन कहा जा सकता है और ये गिरावट पिछले साल के मुकाबले नहीं बल्कि साल दर साल नोट की जा रही है। और ये बात सिर्फ पास परसेंट की नहीं है, हाई स्कोरर्स जो है उनकी संख्या में भी गिरावट आई है। 90% से ज़्यादा नंबर्स लाने वाले छात्रों का आंकड़ा 1 लाख के नीचे पहुंच गया है। मतलब 1 लाख छात्र भी नहीं है जो 90% प्लस स्कोर करके आए हों। 95% एंड प्लस इस वर्ग में जो छात्र है वो करीब 31% कम हुए हैं। 2025 में जहां 24,635 छात्रों ने 96% से ज़्यादा 95% से ज़्यादा अंक हासिल किए थे, वही 2026 में ये संख्या घटकर 17,113 रह गई है। इसके अलावा करीब 1.63 लाख मतलब 1.5 लाख से ज़्यादा छात्रों को कंपार्टमेंट लग गया है। इससे छात्रों और पेरेंट्स दोनों में चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। अब समझते हैं कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। दरअसल इस बार सीबीएसई के रिजल्ट के पीछे एक बड़ा बदलाव चर्चा में है। कॉपी चेकिंग के लिए पहली बार ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू किया गया है। इसमें कॉपी चेकिंग का पूरा तरीका जो ट्रेडिशनल था वो बदल गया है। अब डिजिटल इवैल्यूएशन हो रही है, ऑन स्क्रीन कॉपी चेकिंग की जा रही है और मैनुअल आंसर्स को अब थोड़ा पीछे छोड़ा जा रहा है, कम किया जा रहा है। तो इसका भी असर होगा, लेकिन इसके असर को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई छात्र अपने मार्क्स को लेकर नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि उन्हें उम्मीद से कम नंबर मिले हैं। इसके बाद रीचेकिंग की डिमांड भी तेज़ी से बढ़ रही है। हर बार हालांकि ऐसा होता है। एक्स और इंस्टाग्राम, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पर रिजल्ट को लेकर काफ़ी रिएक्शंस देखने को मिल रही है। वहीं अब इसका असर कॉलेज एडमिशन पर भी पड़ सकता है, दिख सकता है। टॉप कॉलेजेस में एडमिशन की रेस और मुश्किल हो सकती है या आसान हो सकती है। कट ऑफ पैटर्न में बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में बड़ी संख्या में छात्र अब बैकअप कॉलेजेस और बैकअप करियर्स की तलाश में है, ऑप्शंस की तलाश में है। वैसे भी जब 12वीं की परीक्षाएं ख़त्म होती है तो करियर की उड़ान शुरू होती है। तो इस वक्त जो कुछ चल रहा है और जिस तेज़ी से दुनिया बदल रही है, 12वीं के बाद करियर का सेटअप भी चेंज होगा। तो थोड़ा सा उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ करियर विट की फाउंडर कृति श्रॉफ और केआर मंगलम वर्ल्ड स्कूल की डायरेक्टर प्रिंसिपल ज्योति गुप्ता है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति मैम, पहला सवाल ये है कि क्या ऐसा कोई ट्रेंड आप लोग भी नोट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रही है या नंबर्स थोड़े कम आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में? और अगर ऐसा है, अगर आप भी नोट कर रहे हैं, तो इसमें क्या खास बात लग रही है आपको? जी, बिल्कुल। इस बारी का अगर हम रिज़ल्ट देखें तो वो ज़ाहिर है, जैसे कि न्यूज़पेपर्स ने भी रिपोर्ट किया है, आपकी भी अभी रिपोर्ट थी, तो आंकड़े ही बता रहे हैं कि बच्चे जो पास परसेंटेज है, वो भी नीचे आई है, टॉप स्कोरर्स भी नीचे आए हैं। तो इसमें मैं ये कहूँगी कि कोई गलत बात नहीं है। अगर हम 2 डेकेड्स पीछे चले जाएँ या 1.5 डेकेड पीछे चले जाएँ, तो जो अभी हाल ही में मार्क्स आ रहे थे बच्चों के 100 में से 100
99 अच्छे कॉलेजेस में जो CUET से पहले एडमिशंस थे वो भी खत्म हो जाते थे 100% पे। तो ये ट्रेंड बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इतने सारे मार्क्स आना बच्चों के, इसका मतलब ये होता है कि बच्चों को सभी कुछ आता है और उनके लिए आगे सीखने को कुछ भी नहीं है। तो कहीं न कहीं करेक्शन तो मार्क्स में आनी ही चाहिए थी। इसका बहुत बड़ा जो श्रेय है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड, आउटकम बेस्ड एजुकेशन को जाता है। जिस तरीके का अब असेसमेंट पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, जो कि या पढ़ाई भी कराई जा रही है, जो कि एक रोट लर्निंग नहीं है और प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में तो खास कहा गया है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बच्चों को करनी है, और जो भी सवाल पूछे जाएंगे, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो अपना जो आपने सीखा है, जो लर्निंग हुई है आपकी, उसको आपको अप्लाई करके उसका सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, उसके बाद 2023 में जब NCF-SE भी आया, तो धीरे-धीरे करके जो प्लान था CBSE का, 10-10% करके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वो लोग बढ़ाते गए। और इस बारी मेजॉरिटी पेपर जो था, 50% पेपर ज्यादा ही, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर था। बहुत सारे बच्चे जो है वो सिर्फ स्कूल पे डिपेंड नहीं करते, वो कोचिंग सेंटर्स में भी जाते हैं। और ये काफी डिबेट्स हमने आपके प्लेटफॉर्म से भी करी हैं कि बच्चे कोचिंग सेंटर्स जाते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, और उनका जो स्कूल में अटेंडेंस है वो कम होता चला जाता है। तो जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं वो बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कराते हैं, वो जी। बच्चों को स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना सिखाते हैं। हम्म, और अगर बच्चा वही आंसर जो है वो CBSE इम्तिहान में देगा, तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि CBSE के इम्तिहान में हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, हर डेरिवेशन के मार्क्स होते हैं। हम्म, तो कहीं ना कहीं ये एक डिस्कनेक्ट आ रहा है। और आज जो अभी आपकी रिपोर्ट में था कि ऑन स्क्रीन मार्किंग जो हुई है इस बारी, एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, बहुत ट्रांसपेरेंटली सारा काम हुआ है। मैं हम्म, पायलट के साथ भी जुड़ी थी, जब 5 स्कूल्स ने पायलट किया था, हम लोग भी एज ऑब्जर्वर्स जुड़े थे। हमने भी सारे चैलेंजेस भी साझा किए थे, उन चैलेंजेस को रिजॉल्व भी किया गया। तो इससे बढ़िया तरीका, ट्रांसपेरेंट तरीका, ठीक है। डिपेंडेबल तरीका नहीं हो सकता। हम्म, हम्म, पर जो एक मॉडरेशन हो जाती थी पहले, एक सब्जेक्टिविटी आ जाती थी जो इवैल्यूएटर्स की, जहां वो अगर थोड़े से कम मार्क्स देखते थे बच्चों के, तो उनको थोड़ा सा, जैसे अगर कभी उन्होंने मार्क्स दे भी दिए तो उससे पास परसेंटेज बढ़ जाती थी। इस बारी ऐसा कोई भी ऑन स्क्रीन मार्किंग में जो सिस्टम नहीं था, बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बहुत ऑब्जेक्टिव सिस्टम था, और जो रिजल्ट आया है वो एक्चुअल रिजल्ट आया है। तो मैं कहूंगी कि ये एक अच्छा स्टेप है, और कहीं ना कहीं अगर करेक्शन है तो बच्चों को और अभिभावकों को इसी तरीके से तैयारी करनी भी चाहिए। जी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बच्चों को तैयार करने के लिए है। कृति मैम, ये बताइए कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा फ्रिक्वेंटली बहुत सारे चेंजेस हम करते हैं, उन कोई भी चेंजेस हम करते हैं तो पहले उसके बारे में कितना डिस्कशन होता है, उसको कितना डेलिब्रेट किया जाता है और उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, नहीं किया जाता है। कुछ ज़्यादा ही हमारी जो निर्भरता है वो करियर के साइड से जोड़ने पे आ गई है, CBSE की, फिर स्कूल्स की, और उसके चक्कर में चेंजेस हो रहे हैं। बच्चे उसके साथ कैसे तालमेल बिठाएं, क्योंकि अब ये हो रहा है कि जिस बच्चे को 85% 90% मार्क्स आ रहे हैं तो उसको लग रहा है कि मैं तो 90 प्लस वाले में था तो ये कम हो गया। बच्चे शर्मा रहे हैं, मतलब 85% मार्क्स बताना नहीं चाह रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। तो ये पूरा सिस्टम थोड़ा कंसिस्टेंट ज़्यादा होना चाहिए, कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। सीबीएसई ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का प्लेटफॉर्म 2020 में कोविड के टाइम पे ऑलरेडी सामने पूरी पॉलिसी रख दी थी, और आज हम 2026 में खड़े हैं।
तो 2020 से लेकर 2026 तक लगातार सीबीएसई धीरे-धीरे इम्प्लीमेंटेशन कर रही है अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। तो ये कोई एक अचानक से हुआ बदलाव नहीं है और ये कोई रोज़ नई चीज़ें सीबीएसई इंट्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत क्लियर मैंडेट है जिसको स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन में लाया जा रहा है। बट कोई भी बदलाव, किसी भी तरीके का बदलाव अपने पेन पॉइंट्स के साथ ही आता है। एंड डेफिनिटली क्योंकि ये बदलाव का टाइम है, तो कुछ रुकावटें, कुछ दिक्कतें हम देख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल उठता है कि जो बच्चों के 85% आए हैं, 87% आए हैं और आप बोल रहे हैं कि वो अपने मार्क्स बताने से हिचकिचा रहे हैं, शर्मा रहे हैं, मैं उन बच्चों से ये कहना चाहूँगी आपके प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से कि बहुत क्लियरली अब इंडिया में एडमिशंस खाली मार्क्स के बेसिस पे जुड़े हुए ही नहीं है। ज्यादातर जो नेशनलाइज्ड स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, ज्यादातर प्रोग्राम्स के लिए सभी जगह जो एडमिशन हो रहा है वो एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे हो रहा है। एंड जैसे कि अभी ज्योति जी भी बोल रही थी कि एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी बच्चे करते हैं, तो हम वैसे भी 21वीं सदी में बार बार काफी जगह ये चर्चा हो चुकी है कि हम स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। डिग्री, खाली मार्क्स, खाली डिग्री का महत्व उतना ज्यादा नहीं है जितना नॉलेज का महत्व है आज के जमाने में। तो जब बच्चा नॉलेज की तरफ आगे बढ़ेगा तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे कि हम देख रहे हैं कि 50% आ रहे हैं अब सीबीएसई में, वो अपने आप सॉल्व करने आसान होंगे। अपने आप ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मार्क्स लाना आसान होगा और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना भी आसान हो जाएगा। तो खाली ये सोचकर कि मेरे 90%, 95%, 92% नहीं आए हैं, तो मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा या मैं किसी और से कम हो गया, ये सही तरीका नहीं है। बिल्कुल एडमिशन की तैयारी करिए, ये एक पड़ाव है और उस पड़ाव से आगे बढ़कर अपने अल्टीमेट गोल को, जो कि आप करियर में जाना चाहते हैं, उसकी तरफ आगे बढ़िए। चलिए, तो फिर अच्छी बात है, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। और कृति जी, आपसे ही मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि अब मार्क्स के बेसिस पे सब कुछ नहीं होता, ये ठीक है, एक सेंटेंस की बात है, बच्चे को ये समझाया जा सकता है, कहा जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो मार्क्स के बेसिस पे कहे या कॉन्फिडेंस होता है, मार्क्स के साथ कॉन्फिडेंस जुड़ा होता है, तो क्या करना चाहिए बच्चों को जिनके बहुत अच्छे नंबर नहीं आते? क्योंकि होता क्या है, आगे फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, वहाँ भी यही समस्या आती है कि परसेंटाइल इतना नहीं आ पाता है जिससे आपको बेस्ट कॉलेजेस मिल पाएँ। इंजीनियरिंग की बात हो या आजकल क्लैट दे रहे हैं बच्चे, या इस तरह के तमाम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि एक वाइज रास्ता कैसे चुनना चाहिए और हम अपने होराइजन को बड़ा कैसे कर सकते हैं ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे बच्चों का? कृति जी। सवाल है ये, और मैं दर्शकों को ये कहना चाहूंगी कि आज हम 21वीं सदी में बैठे हैं और मैं स्पेशली ये बात पेरेंट्स को और अभिभावकों को बोलना चाहूंगी कि जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे सामने बहुत ही लिमिटेड करियर ऑप्शंस थे। हमको पता था कि हमको इंजीनियरिंग में जाना है या मेडिसिन में जाना है या लॉ कर सकते हैं या सीए कर सकते हैं। बहुत ही कम ऑप्शंस हुआ करते थे, पर आज की तारीख में बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। 300, 350 से ज्यादा करियर्स आज की तारीख में इंडिया में पॉसिबल है जिसमें बच्चे अपना करियर का चुनाव कर सकते हैं। और हर बच्चा हर सब्जेक्ट में पढ़ाई में अच्छा हो, ये भी जरूरी नहीं है। तो जब वो अपने करियर का चुनाव कर रहे हो तो ये समझना बहुत जरूरी है कि किन सब्जेक्ट्स में वो अच्छे हैं, किन चीजों में वो अच्छे हैं। कुछ लोग सुन के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, कुछ लोग बोलने का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, कुछ लोग मैथ्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं, तो कोई राइटिंग में बहुत अच्छा हो सकता है। हर बच्चे, कोई क्रिएटिविटी में अच्छा हो सकता है, हर बच्चे की अपनी स्किल सेट है। और वो जो एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, वो भी काफी हद तक इन्हीं चीजों से जुड़े हुए हैं कि जिस करियर में जिस स्किल की जरूरत है, उसके हिसाब से उस बच्चे की स्किल को टेस्ट किया जा रहा है। तो आज जब बच्चे ये चुनाव कर रहे हैं, तो वो अपने आप को ये जरूर समझें और पेरेंट्स जरूर समझें कि बच्चा किस चीज में अच्छा है और आगे उस करियर में कैसा कर सकता है। अगर करियर का चुनाव सही होगा, तो अल्टीमेट रिजल्ट भी अच्छा ही निकलेगा। जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को खाली इंजीनियरिंग और मेडिसिन और लॉ की तरफ
ही जाना पड़े और उसमें नाकामयाबी हासिल होने का चांस हो उनका। आज अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले नीट का समस्या सारी सुर्खियों में था। 22 लाख बच्चों ने के लिए इस साल अपीयर करा है। क्या सारे 22 लाख बच्चों का एडमिशन हो सकता है नीट में? क्या सारे 22 लाख बच्चों में से जितने बच्चे हैं सबके 80% से ऊपर सीबीएसई या अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड्स में आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि कौन किस फील्ड के लिए सही है और उसको उस फील्ड से अलाइन करके वही उसकी तैयारी कराई जाए। जी, तो अलाइनमेंट सही होना ज़रूरी है, लेकिन एक बच्चा, छोटा बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है, उसका अलाइनमेंट तो हम लोग करते हैं, सोसाइटी करती है, माँ बाप करते हैं, स्कूल करता है। ज्योति मैम, आपसे मेरा सवाल ये है कि जैसा कृति जी ने कहा कि भाई 1-1.25 लाख आपके पास सीट्स हैं, 22 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं मेडिकल में। ढंग के अगर आप बोलें तो इंजीनियरिंग के सीट्स जहाँ से कि करियर बनता है 1.5 लाख होंगे, मुझे पता नहीं है। बाकी के जो सीट्स हैं वो नाम गिनाने के लिए हैं, हम सब जानते हैं। इसी तरीके से हर फील्ड में अब हमारे यहाँ लोग इतने ज़्यादा हैं, हमारे पास फैसिलिटीज़ कम है, उसको हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं, ये हमारी नाकामी है। लेकिन बच्चों को हम जैसे लॉटरी टिकट बांट रहे हैं। 6 क्लास से ही बच्चों को हम ये बता रहे हैं कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या ये चीज़ इसके लिए आप इस इंस्टीट्यूट में चले जाओ, वगैरह वगैरह। तो कुल मिला के हम अपनी सारी नाकामियों का बोझ बच्चों पर डाल रहे हैं। ये बात मैं इस वक्त इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिन बच्चों के नंबर कम आते हैं वो दबाव में आ जाते हैं, और उनको हम सिर्फ एक सेंटेंस बोल के तो सांत्वना नहीं दे सकते, क्योंकि पूरा समय उनका लगा हुआ होता है। इस पूरे अप्रोच में हमें बदलाव करने की ज़रूरत है। जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाएं, ये नहीं कि हम उनके 20 साल या 10 साल के बाद का उनका प्रॉमिस हम आज से उनके ऊपर लाद दें। जी, इसमें मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगी। पहले तो अभी जैसे कृति जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, इन बच्चों के लिए प्रेडिक्टेड है कि ये 7 करियर्स चेंज करेंगे, 7 जॉब्स नहीं, 7 करियर्स चेंज करेंगे। आप इनको ये अपने आप को एक चीज़ के लिए ट्रेन करेंगे और वो करियर शायद उसके बाद एग्ज़िस्ट ही नहीं करेगा। और जिन करियर्स की हम अभी बात कर रहे हैं, वो शायद उस समय तक रहेंगे नहीं, और जो उस वक़्त करियर्स होंगे, वो अभी तक शायद इन्वेंट और इनोवेट ही नहीं हुए हैं। तो इन बच्चों के लिए एक स्किल सेट जो है, वो बहुत ज़रूरी है, लर्निंग बहुत ज़रूरी है, अनलर्निंग बहुत ज़रूरी है, और अडैप्टेशन बहुत ज़रूरी है, सही तरीके का एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। हैविंग सेड दैट, अच्छे स्कूल्स जो हैं, और अब तो सीबीएसई का भी मैंडेट है, सबको करियर काउंसलर्स अपने स्कूल में रखने ही हैं। और हम लोग अपने स्कूल्स में पिछले 10 सालों से 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं चारों क्लासेस का करियर काउंसलिंग करते हैं। 9th में ही बच्चों का साइकोमेट्रिक टेस्ट हो जाते हैं, और उसके बाद हर एक फैमिली के साथ, हर एक बच्चे के साथ आधा घंटा काउंसलर्स जो कि एक्सपर्ट्स बाहर से आते हैं, वो बच्चों को नए-नए करियर्स के बारे में बताते हैं, और नए कोर्सेज जो यूनिवर्सिटीज ने स्टार्ट किए हैं, चाहे वो अपनी कंट्री में है, चाहे बाहर हैं, उन सब के बारे में बताते हैं। और जब पेरेंट्स को और बच्चों को इसके बारे में पता चलता है, और उनको ये बताया जाता है कि सिर्फ मेडिसिन या इंजीनियरिंग ही 2 प्रोफेशंस नहीं है, अभी बहुत प्रोफेशंस है। अगर जो बच्चा बायोलॉजी पढ़ रहा है, अभी जैसे कृति जी ने बोला था, वो आगे जाके कॉम्प्यूटेशनल बायोलॉजी भी कर सकता है, वो इन्फॉर्मेटिक्स बायोलॉजी भी कर सकता है, वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी कर सकता है, वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी कर सकता है, वो पैरामेडिक्स में भी जा सकता है, वो फार्मा में भी जा सकता है। तो बहुत ओशनोग्राफी है, एनवायरनमेंट है, मतलब इतने सारे कोर्सेज हैं। आगे जाके क्रिमिनोलॉजी है, फोरेंसिक साइंस, इतने करियर्स है बच्चों के पास कि बच्चे अपना प्लान ए, प्लान बी बना के चलें। और पेरेंट्स को भी यही हम लोग ओरिएंट करते हैं कि बच्चों के ऊपर आप बोझ ना बनाइए कि वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेके अपने जी आप को तंग करें। हमें ये समझना होगा कि हमारे देश में जी जी। जितने भी बच्चे पास आउट करते हैं, एक बड़ा दायरा लेकर अगर चलें और थोड़ा
उत्साहित कम हो, मतलब बहुत ही अर्ली एज से बच्चों को पे बोझ डालना, फिर आप 12वीं में आकर अगर कोई इस तरह की चीज़ होती है जिसको आपके हिसाब से देखें तो एक्सीडेंट है, मान लीजिए आप मान के चल रहे थे कि 95 प्लस आपके मार्क्स आएंगे, 85 आ गए, तो एक तरीके का एक्सीडेंट है, तब आप शायद नहीं समझा पाएंगे, तो थोड़ा हल्का रखना होगा। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए जिनके मार्क्स अभी कम आए हैं, उनके लिए पिन पॉइंटेड कुछ सजेशंस लेंगे अपने एक्सपर्ट से। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि 12वीं में जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं, उनको सब लोग कहते हैं कि चलो नंबर कम आए हैं, हताश होने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपका जीवन तय नहीं होता है और ज़्यादा नंबर आना हमेशा अच्छा होता है, लेकिन अगर नंबर थोड़े कम भी आए हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन क्या इससे बच्चों की बात बन जाती है? शायद नहीं। इसलिए हम कुछ ठोस सजेशंस चाहते हैं। हमारे साथ कृति श्रॉफ हैं जो कि करियर काउंसलर हैं। तो कृति जी, क्या ठोस सलाह है आपके पास? एक आम आदमी जो कहता वो मैंने बता दिया, लेकिन एज एन एक्सपर्ट आप इस फील्ड में काम करिए, ऐसे बच्चों के लिए को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आज की तारीख में खाली वो करियर्स का चुनाव हमारे सामने नहीं है, जो कि हमारे ज़माने में हुआ करता था, जिसको हम ट्रेडिशनल फ़ील्ड्स कहते हैं, इंजीनियरिंग हो गया, मेडिसिन हो गया। आज की तारीख में अगर आपने इस साल का बजट देखा हो, अ, हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में बात किया और नए इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं, जिसमें एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, गेम डिज़ाइन जैसे करियर सामने उभर कर आए हैं। ये पूरी एक नई इंडस्ट्री इंडिया में खड़ी हो रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने टॉय डिजाइन के ऊपर बात करी कि टॉय इंडस्ट्री हमारी बहुत बड़ी निकल कर आ रही है। एआई ने एक पूरा नया विकल्प हमारे सामने खड़ा कर दिया है। आज डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मेकअप स्टाइलिंग जैसे तमाम करियर ऑप्शन है, जिसमें जो बच्चे पढ़ाई में शायद बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हो, जिनके 60-70% मार्क्स आ रहे हैं और उन्हें जिन्हें लग रहा है कि हमारा इंजीनियरिंग में शायद नहीं हो पाए, हमारा मेडिकल में नहीं हो पाएगा, उनके लिए भी बहुत अच्छे करियर्स हमारे सामने निकल कर आए। बट मैं यहाँ पर इस बात पे जरूर दोबारा से गौर फरमाना चाहूंगी, जो ज्योति जी ने कहा कि ये जो बच्चे हैं जो आज इंडस्ट्री के लिए तैयार हो रहे हैं, ये जब तक इंडस्ट्री में एंटर करेंगे, आज से हम इनको अगले 5 से 7 साल आगे के लिए तैयार कर रहे हैं। जब ये इंडस्ट्री में एंटर करेंगे, तब से आज तक में भी इंडस्ट्री का रूप बदल चुका होगा, स्वरूप बदल चुका होगा। शायद 3 साल पहले हम में से किसी को चैट जीपीटी का नाम भी नहीं पता था, हमने सोचा भी नहीं था, पर आज एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट और सभी इसको यूज कर रहे हैं। तो जिस तेजी से ये करियर और इंडस्ट्री का रूप बदलने वाला है, उस हिसाब से हमको अपनी स्किल्स पे कि हम अपना जिस काम को करते हैं वो बहुत अच्छे हो। तो अगर आप ठीक है। डिजाइनिंग में, तो आप डिजाइनिंग से जुड़े हुए करियर्स में जाइए। जी। अगर आप कोडिंग अच्छे हैं तो आप कोडिंग से जुड़े हुए करियर्स में जाइए। अगर आप स्टाइलिंग कर सकते हैं तो आप स्टाइलिंग में जाइए और उसमें बेहतरीन बनते जाइए। ठीक जरूरी है। नहीं है खाली इंजीनियर और मेडिसिन में ही जाके आपको सफलता मिल सकती है। ठीक है। ज्योति मैम, आपसे यही सवाल है, थोड़ा दूसरे तरीके से मैं पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए 12वीं का रिजल्ट आया, मेरा ही आया है, कम नंबर आए हैं मेरे, 70-80% मान लीजिए नंबर आए हैं, लेकिन मैंने मैथ्स पढ़ा है, साइंस पढ़ा है और भी जो सब्जेक्ट्स है उसको पढ़ा है मतलब पढ़ा है, और मैं अब मानता हूँ कि मैं ठीक ठाक मजबूत हूँ, मैं परिस्थितियों में तुरंत हारने वाला नहीं हूँ। हमारे जैसे लोगों का क्या होगा? मतलब हम कोई इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, या 18 साल की उम्र में स्टार्टअप लगा के 20 करोड़ साल की कमाई कर लेंगे। अगर ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ तो क्या होगा हमारे साथ? देखिए, आज का टाइम जैसे अभी कृति मैम ने बताया, एक सुपर स्पेशलाइजेशन का टाइम है। सिर्फ यही एक करियर्स नहीं है, कितने सारे बच्चे जो इंजीनियरिंग करने के बाद, मेडिसिन करने के बाद वो यूपीएससी की भी तैयारी कर लेते हैं, फिर दोबारा से हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ के इम्तिहान दे देते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में चले जाते हैं,
उसके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं जो फ़िल्म मेकिंग में चले जाते हैं, फ़ोटोग्राफ़ी में चले जाते हैं या कुछ इनोवेटिव करियर्स की तरफ चले जाते हैं, मैनेजमेंट की तरफ चले जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है, तो आपको सिर्फ़ इंजीनियर ही बनना है। साइंस की पढ़ाई करने का मतलब ये होता है कि आपके पास एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है। वो साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो आपको मदद करता है किसी भी एक प्रॉब्लम को देख के उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का। एक बात और है, इतने सारे बच्चे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं। वर्ल्ड ओवर जब हम यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट करते हैं, उनके डीन से या प्रेज़िडेंट से या चांसलर्स से मिलते हैं, तो वो लोग बारी-बारी कहते हैं कि कोर इंजीनियरिंग की तरफ बच्चों का ध्यान जो है, वो नहीं है और जबकि पूरे विश्व को इस वक़्त कोर इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो एक शिफ्ट है, वो शिफ्ट हमें देखना चाहिए। एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो जी, जी। हर चीज़ को टेक ओवर करेगी, पर जी, बहुत उसके अच्छी बात आपने साथ-साथ कही कि आपने जो पढ़ाई की है, जैसे आपने साइंस पढ़ा है तो बेसिक जो फंडामेंटल बात ये है कि आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। और अगर आपने 12 साल स्कूल में पढ़ाई की है, वो 12 साल आपने एंजॉय किया, कुछ सीखा, आपको लगता है कि आपने ग्रो किया है, तो वही आपकी सबसे बड़ी कमाई है। और आगे आने वाले समय में भी, करियर में भी, चूँकि जब आप काम करने जाते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, तो आपके मार्क्स बहुत या आपकी डिग्री बहुत मायने नहीं रखती पहले। अब ये कहा जाता था, मतलब अब ये कहा जा रहा है कि एआई के ज़माने में डिग्री की वैल्यू नहीं है, स्किल की वैल्यू। हमेशा ऐसा ही था, स्किल्स ही लेकिन अब चूँकि बाज़ार उस तरीके से घूम रहा है, डिमांड इस बात की है, इसलिए ऐसी बातें कही जा रही है। तो जो आपने सीखा है वो आपके काम आएगा, चाहे आपके नंबर कितने भी आए हों। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।